जय हिंद, वंदे मातरम। आज सीडीपी का मेरा दूसरा थ्योरी का क्लास है। सॉरी, सीडीपी का मेरा तीसरा आज क्लास है। तीसरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास है मेरा। तो एमसीक्यू और थ्योरी देने का खास वजह यही है कि आप जब एमसीक्यू में उत्तर लिखेंगे, एमसीक्यू में जब टिक लगाएंगे, तो आपके समक्ष कॉन्सेप्ट का परेशानी ना हो। क्योंकि जब किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे तो उसका एमसीक्यू आपके लिए बेहद आसान होगा। तो आपका सीडीपी बेहद आसान हो, इसके लिए हम ये थ्योरी क्लासेस, पूरे कॉन्सेप्ट क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं विद एमसीक्यू। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें और रिवीजन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल आइडियल सिटी एकेडमी में डाउनलोड है पीडीएफ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता। क्या नाम बताए? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बाल विकास में। इस टॉपिक का, इस चैप्टर का अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो अनुवांशिकता को सीधा सीधा हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता का प्रभाव एंड इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। वातावरण का एक और नाम है जिसको हम लोग परिवेश कहते हैं। ठीक है, परिवेश भी बोला जा सकता है, परिवेश, वातावरण, इन्वायरमेंट इसको कहते हैं। तो आज इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि अनुवांशिकता क्या होता है और वातावरण क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो शब्द, वो ये है, बोलता है अनुवांशिकता या वंशानुगत गुणों का एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर को अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। देखिए कितना सारा शब्दों को यहाँ पर मिश्रण किया, अनुवांशिकता, वंशानुगत, वंशानुक्रम। ठीक है, तीन वर्ड। ठीक है, कौन कौन? अनुवांशिक, वंशानुगत और वंशानुक्रम, और अनुवांशिकता तो है ही। लगभग 4 वर्ड है और ये चारों शब्दों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, एक ही मतलब होता है। इंग्लिश में तो इसको हेरिडिटी कहते हैं, हिंदी में इसको तोड़ के बताएं तो क्या मतलब हुआ। देखिए, अनुवांशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। समझ आ रहा बात? मतलब ऐसे समझिए, जब माता पिता का कोई भी गुण संतान में प्रवेश हो जाए, संतान में प्रवेश हो जाए, तो इसी को हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, इसी को वंशानुगत और इसी को वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये सीधा बात है कि माता पिता का जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुण है वह बच्चों में ट्रांसफर होता है, बच्चों में हस्तांतरण हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों में माता पिता का गुण का हस्तांतरण होना ही अनुवांशिकता का लक्षण है, अनुवांशिकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जो कुछ ना कुछ बोले हैं। ठीक है, ये सब मनोवैज्ञानिक है। पढ़िए क्या बोला जा रहा है। जेम्स ड्रेवर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, अनुवांशिकता क्या हो रहा है, समझ आ रहा है बात में? देखिए इस पर बहुत सारे पेडागोजी क्वेश्चन बनेंगे। अनुवांशिकता का आप नहीं समझेंगे तो इसे आपका 3 से 4 नंबर आपका मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो अनुवांशिकता को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सीखिए। और सीखना क्या है, तो सारा वर्ड टू वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें, आप इसको समझें, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अनुवांशिकता के बारे में बताया जा रहा है। जेम्स ड्रेवर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना कि शारीरिक, मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, इंग्लिश इसका है, होना अनुवांशिकता कहलाता है। क्लियर? ए पीटरसन था, मतलब एच ए पीटरसन क्या बोल रहे हैं एंड वुडवर्थ क्या बोल रहे हैं? वुडवर्थ बोल रहे हैं व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। क्लियर हो गया बात? वंशानुक्रम, अनुवांशिकता, वंशानुगत एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। सबको मिलाकर के इंग्लिश में हेरिडिटी शब्द यूज होता है। ठीक है, या तो वंशानुगत हो, या तो वंशानुक्रम हो, या तो अनुवांशिकता हो। ठीक है, ये सभी वर्ड का मतलब एक ही होता है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का क्या मतलब है वुडवर्थ के अनुसार? इनके अनुसार जो है वो यह बताया गया कि माता पिता के माध्यम से जो विशेषताएं, जो माता पिता में जो विशेषता है, ठीक है, उनके संतान में चला जाए तो उसी को हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। क्लियर हो गया बात? जी क्लियर हो गया बात। आगे देखिए अनुवांशिकता का और क्या क्या बात है। देखिए अनुवांशिकता का प्रभाव में थोड़ा सा बात सीखें कि अनुवांशिकता का प्रभाव क्या पड़ता है। इसका प्रभाव पड़ता है जैसे शारीरिक, बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। ठीक है, अनुवांशिकता का प्रभाव। वैसे प्रभाव का लक्षण क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला टॉपिक है अनुवांशिकता का प्रभाव का पहला जो लक्षण है वो क्या है? शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण पर प्रभाव, जो बालक का जो शरीर है ना वो माता पिता से मिलता जुलता मिल जाएगा, कद काठी। ठीक है, पहला पॉइंट है कि बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि का निर्धारण में उसके अनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो माता पिता का जैसा अनुवांशिक गुण रहेगा शारीरिक लक्षण मतलब शारीरिक लक्षणों में, वैसा ही बच्चों में भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिए
लिखा गया है कि अधिकांश जुड़वा भाई द्वियुग्मक होते हैं, मतलब दो जीनों से बने हुए होते हैं, ठीक है, जो पृथक युग्म मतलब जो अलग अलग जीन यानी अलग अलग युग्म के होते हैं, ठीक है, से विकसित होते हैं, ठीक है, या भाइयों जैसा, ठीक है, जुड़वा भाई और बहन की तरह मिलते जुलते हैं, ठीक है। मतलब ये जीन जो है ना, ध्यान रखिए, ये जो अनुवांशिक गुण के बारे में बताया जा रहा है कि ये द्वियुग्मक होता है। तो द्वियुग्मक कैसा होता है, जैसे भाई और बहन होता है ना, कि भाई और बहन का मतलब क्या, एक ही माता से लड़का भी हुआ और लड़की भी हुई, ठीक है। सिर्फ लड़का भी हो सकता है, सिर्फ जो है लड़की हो सकती है, लेकिन एक ही माता पिता से लड़का लड़की दोनों उत्पन्न होते हैं, संतान दोनों एक ही व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है। वही चीज है कि ये युग्मक कैसे होते हैं, ये युग्मक कैसे होते हैं, भाई और बहन की तरह मिलते जुलते हैं, परंतु वे अनेक प्रकार से परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। बालक के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक का जो अनुवांशिक गुण है, जो माता पिता से उसको मिला, वो उसके विकास को प्रभावित करेगा, वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया, बोलता है शारीरिक लक्षण के वाहक, शारीरिक लक्षण के वाहक कौन है, जीन प्रखर अथवा प्रतिगामी, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। वाहक जीन होते हैं, ध्यान के यहाँ कोमा होता, वाहक कौन होते हैं, जीन, जो प्रखर अथवा प्रतिगामी हो सकते हैं, वो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, आगे और पीछे दोनों जाने वाले हो सकते हैं, ठीक है। यह एक ज्ञात सत्य है कि किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला में रंगों को पहचानने की अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस अथवा किन्हीं विशिष्ट रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकता है। मतलब कलर पहचानने का जो भाव है, इमोशन है, वो नर से नारी मतलब पुरुष से अधिक महिलाओं को हो सकता है, ठीक है। तो एक क्यों होता है, ये वो उसका ना अनुवांशिकता के कारण होता है, ठीक है। बताया गया है एक दादी और माँ, ठीक है, दो लोग हैं, दादी और माँ, स्वयं रंग अंधता से ग्रस्त हुए बिना, ठीक है, किसी नर शिशु को यह स्थिति हस्तांतरित कर सकती है। अगर दादी और माँ स्वयं में रंग अंधता से ग्रस्त नहीं है, फिर भी कोई बालक है जो नर के रूप में है, जो लड़का है, ठीक है, उसको यह जो है इसे मतलब इसको हस्तांतरित कर सकती है। वो ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि यह विकृति प्रखर होती है, परंतु महिलाओं में यह प्रतिगामी होती है। ध्यान रखिए, जिन दो तरह के बताए गए, कौन कौन, एक प्रखर और एक प्रतिगामी, एक प्रखर और एक प्रतिगामी, ठीक है। ये प्रखर जो होता है ना, ये बालकों मतलब नर शिशु में होता है, किसमें होता है, नर शिशु में। और प्रतिगामी के बारे में महिलाओं में बताया गया क्या, कि प्रतिगामी होती है, ठीक है। ये जीन के बारे में दो तरह के जीन समझ में आया, ठीक। अगला देखिए क्या लिखा गया, बोलता है जीन्स पेयर्स में होते हैं, कैसे होते हैं, जोड़े होते हैं, एक साथ होते हैं। यदि किसी जोड़े में दोनों जिन प्रखर होंगे, ध्यान रखिए दो तरह के जिन के बारे में बोला जा रहा है, एक प्रखर और एक प्रतिगामी, लेकिन और ये जो जीन्स पेयर में होते हैं वही बताया जा रहा है कि यदि किसी जोड़े में दोनों जिन प्रखर होंगे तो उस व्यक्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा, जैसे रंगों को पहचानने की अंधता। अगर दोनों जिन प्रखर हो तो रंग अंधता हो सकता है। यदि एक जिन प्रखर हो और दूसरा प्रतिगामी हो तो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा। तो प्रतिगामी और प्रखर दो जिन एक साथ है तो प्रखर होगा, ठीक है, जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा। ध्यान रखिए, प्रखर और प्रतिगामी में ज्यादा वैल्यू किसका हो जाता है, प्रखर का हो जाता है, ठीक है। अगला, प्रतिगामी जिन आगे संप्रेषित हो जाएगा और यह अगली किसी पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। जो प्रतिगामी जिन है वो आगे कहीं भी ट्रांसफर हो जाएगा और अपने लक्षण को दिखाता है। अतः किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जिन ही जिम्मेदार होता है। दिखाई देने के लिए प्रखर जिन ही जिम्मेदार होते हैं, जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं और प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, जैसे आंखों का रंग, उन्हें समलक्षणी कहते हैं। ध्यान रखिए, ये जो माता पिता का जो डायरेक्ट माता पिता का जो सीधा गुण बच्चों में दिखे, ठीक है, उसी का नाम यहाँ प्रखर जिन है, ठीक है। लेकिन प्रतिगामी जिन भी ट्रांसफर होता है, लेकिन वो जो ट्रांसफर होता है ना, वो किसी अगले पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकता है। प्रखर और प्रतिगामी का यही थोड़ा सा अंतर है। देखिए, अब प्रतिगामी के बारे में थोड़ा सा है। प्रतिगामी जिन तब तक अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि वे अपने समान अन्य जिन के साथ जोड़े नहीं बना लेता, जो अभिलक्षण अनुवांशिक रूप से प्रतिगामी जिनों के रूप में आगे संचारित ट्रांसफर हो जाते हैं, परंतु वे प्रदर्शित नहीं होते। उन्हें, ठीक है, उन्हें सम जीनोटाइप ठीक कहते हैं, सम जीनोटाइप कहते हैं। देखिए, दो जिन मिला आपको, एक मिला प्रखर और एक मिला प्रतिगामी, ठीक, दो जिन मिला। प्रखर जिन जो है वो डायरेक्ट यानी प्रखर की जिन है, जो प्रखर जिन किसी बच्चा में गया तो लक्षण तुरंत दिखेंगे, लक्षण दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रतिगामी जिन जो है वो तभी अपने आप को प्रदर्शित करेगा, प्रतिगामी जिन तभी अपने आप को प्रदर्शित करेगा जब कोई उसके यानी एक और प्रतिगामी उसको मिल जाए। तो प्रतिगामी जिन,
ठीक है। प्रतिगामी जीन तभी अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं जब उसके समान कोई जीन मिल जाए तब, नहीं तो वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रखर जीन जो है वो किसी के साथ मिल करके, प्रखर और प्रतिगामी दोनों एक साथ है तो अस्तित्व में कौन रहेगा? प्रखर जीन। ध्यान रखिए, प्रखर और प्रतिगामी दोनों जीन अगर किसी में है तो प्रखर जीन का गुण किसी बच्चा में दिखेगा, प्रतिगामी का नहीं दिखेगा। प्रतिगामी जीन का लक्षण तभी दिखेगा जब एक और प्रतिगामी जीन उसके साथ जुड़ेगा। बस यही इसका कहानी है, ठीक है, जीन का। अगला देखिए, ये तो अनुवांशिकता पहला प्रभाव शरीर पे डाला जीन के माध्यम से, ठीक है। दूसरा है बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। लिखता है बुद्धि को अधिगम, ठीक है, कि योग्यता और संयोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बुद्धि से हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं, समायोजन करते हैं यानी मिलाते हैं, और निर्णय लेने की क्षमता हमारा बुद्धि पर ही डिपेंड करता है। 3 चीज बताए बुद्धि के लिए। अब आगे है, जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज और विद्यालय में अपने आप को किसी तरह समायोजित करता है। समायोजन समझ आया? बालक अपने आप को घर परिवार सबको एक ही जैसा मिला के काम व्यवहार करने लगे, उसी को समायोजन कहा जा रहा है या उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, एक गोर्डन एक मनोवैज्ञानिक है, उनका क्या मत है? उनका मत है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। ऐसा गोर्डन का कहना है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना है, ठीक है। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि मंदबुद्धि माता पिता के जो बच्चे हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ में और है कि मंदबुद्धि माता पिता में कोई एक मंदबुद्धि है तो बच्चों पर इसका असर पड़े ये 70% चांस नहीं है, ठीक है। तो फिर भी कुल मिलाकर के जो ज़्यादा रेशियो में जो बात है वही गोर्डन बोले हैं कि मंदबुद्धि माता पिता के जो संतान होते हैं मंदबुद्धि, और तेज बुद्धि वाले माता पिता के संतान तेज बुद्धि वाले हो सकते हैं। लिखा है आगे क्या कि मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक अपने संवेगात्मक क्षमता को विकास करता है, यानी विकास होता है उसका उसी हिसाब से। मानसिक क्षमता अनुकूल ही, जिसका मानसिक क्षमता ठीक ठाक है उसी प्रकार उसके अंदर में भावना प्रज्वलित होती है, भावना उसकी बनती है, ठीक। आगे देखिए, बुद्धि के रूप में तो यही था। बुद्धि के रूप में और है क्या क्या है? बुद्धि के रूप में बालक जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ध्यान रखिए, बालक में संवेगों का, इमोशन का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उसी प्रकार उसके विकास को प्रभावित करेगा, ठीक है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या क्या रहता है कि भावना अधिक अगर होगा उसमें, ठीक है, यानी बैर करने की भावना होगा, ईर्ष्या की भावना होगा, तो उसके विकास की प्रक्रिया इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो जिस बच्चा में ईर्ष्या, क्रोध, भय होने का, भय रहने का वो चांस है किसी बालक में, तो ध्यान रखिए कि उसका जो विकास है ना, विकास जो उसका है वो उस समय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मतलब उल्टा प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल नहीं पड़ेगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा विकास उसका नहीं होगा। आगे है, संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। संवेगात्मक रूप से ध्यान रखें, इमोशन जो होता है बच्चों में, अगर इमोशनली देखें तो असंतुलित बालक है तो उसका पढ़ाई और गंभीर कार्य में मन यानी ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उसका ना मानसिक विकास ठीक ठाक नहीं हुआ है, अगर उसका इमोशन ठीक ठाक नहीं है तो। अब देखिए, चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ा? चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, अनुसंधान के आधार पर बताया कि माता पिता, ध्यान रखिए, बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चों पर पड़ता है, ठीक है। डगडेल क्या बताया है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चों पर पड़ता है, ठीक है। व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, प्रभाव जो है स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है, ठीक है। डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध की थी। क्या सिद्ध किए थे कि माता पिता का जो चरित्र जो होगा ना वो बच्चों को प्रभावित करता है। एकदम सही बात है, बच्चों को प्रभावित करता ही है माता पिता का जो चरित्र होगा, कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो देखिए, 3 टॉपिक था। कितने टॉपिक थे? 3 टॉपिक थे, ठीक है। अनुवांशिकता का प्रभाव जो है शारीरिक, ठीक है, मानसिक जिसको हम लोग बुद्धि बोल सकते हैं, और तीसरा क्या है? चरित्र पर प्रभाव। रिवीजन कर लेते हैं इसका। रिवीजन में यह है कि अनुवांशिकता का अर्थ हम लोग क्या पढ़े? अनुवांशिकता का अर्थ पढ़े कि माता पिता का गुण संतान में हस्तांतरण होने की क्रिया को क्या बोला जा रहा है? अनुवांशिकता बोला जा रहा है, ठीक है। अनुवांशिकता का प्रभाव जो है वो शारीरिक प्रभाव होता है, मानसिक या बौद्धिक प्रभाव होता है, और चरित्र पर प्रभाव डालता है क्या? अनुवांशिक। माता पिता का जैसा अनुवांशिक गुण है उसी प्रकार का उसके संतान का जो है शरीर, बुद्धि और चरित्र का विकास होता है। चलिए, अब दूसरा टॉपिक है वातावरण। ध्यान रखिए, बच्चों में अनुवांशिकता और वातावरण, ठीक है,
वातावरण। तो ये अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ना मिक्स करके चैप्टर है, और दोनों मिक्स करने के बाद ही ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए इसी चैप्टर में वातावरण को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, वातावरण को भी हम लोग समझेंगे। तो ये जो है लिखा क्या गया है वातावरण का अर्थ परिभाषा में, लिखा गया है वातावरण का अर्थ पर्यावरण है, ठीक है, वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। इसको सीधा सीधा बोले तो माहौल, ठीक है, परिवेश, परिवेशीय। देखिए कितना सारा शब्द आएगा। तो सीडीपी के बारे में हम शुरू में बताए थे कि सीडीपी समझने का मतलब है कि आपको शब्द को समझना होगा। अगर आप शब्द को समझ रहे हैं, इस सीडीपी का जो लैंग्वेज है अगर उसको आप समझ पा रहे हैं तो आप तय मानिए कि आपके लिए आसान होगा, और अगर इस लैंग्वेज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुश्किल होगा। तो ठीक कैसे करें? ठीक करने के लिए ना सीडीपी का जो लैंग्वेज है वो एक एक लैंग्वेज को आपको तोड़ना पड़ेगा, आपको उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, उसका डिफिनेशन आपको समझना पड़ेगा। तो डिफिनेशन समझने से किसी भी शब्द का थोड़ा सा लंबा करके उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जितना ये काम करते रहेंगे उतना आपके लिए ये वर्ड पावर बढ़ते रहेगा, और उतना ही आपके लिए अच्छा बात होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया वातावरण का अर्थ पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण परिवेश दोनों बोलते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। परि का अर्थ होता है चारों, और आवरण का अर्थ होता है ढकना। तो हमारे चारों ओर से जो ढका हुआ उसी तो पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरने वाला, ठीक है। प्राणी और मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ होता है, ठीक है। यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वातावरण मानव जीवन के विकास पर क्या करता है? महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, ठीक है। मानव विकास में जितना योगदान अनुवांशिकता का है उतना ही वातावरण का भी है। ध्यान रखिए, अगर कोई एक बालक अनुवांशिक रूप से उसका चरित्र खराब है लेकिन वो अच्छे माहौल में है तो उसका चरित्र बदला जा सकता है, ठीक है। अनुवांशिक तौर पर किसी बालक का बुद्धि अपने माता पिता पर गया तो उसको ना वातावरण से उसका बुद्धि को ठीक ठाक किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारा कहानी है। अनुवांशिक तौर पर सिर्फ शारीरिक ढांचा जो है अगर उसका थोड़ा सा माता पिता के पर चला गया तो ये कम चांसेस है कि उसको माहौल से बदला जा सके, लेकिन माहौल से बहुत कुछ बदला जा सकता है। सब कुछ नहीं बदला जा सकता माहौल से, लेकिन बहुत कुछ बदला जा सकता है कंपेयर टू अनुवांशिकता, अनुवांशिक गुण से। तो अनुवांशिकता उतना ही वातावरण का भी, अनुवांशिकता का योगदान उतना ही है जितना कि वातावरण का। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं, ठीक है। सामाजिक जो अनुवांशिकता है उसको हम लोग वातावरण कहेंगे, सामाजिक जो वंशानुक्रम है या सामाजिक अनुवांशिकता को वातावरण कहा जा रहा है, और अनुवांशिकता को अभी आप लोग पढ़े ही हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम को अधिक वातावरण से महत्व दिया। ध्यान रखिए, व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अनुवांशिकता से ज़्यादा वैल्यू वातावरण को दिए। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि अगर अनुवांशिक रूप से कोई किसी बालक पर जो है माता पिता का चरित्र का प्रभाव है, लेकिन उसका सही वातावरण से वो चरित्र को हटाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं माता पिता का अच्छा चरित्र हो, बच्चा पर अच्छा चरित्र है, लेकिन किसी कारणवश अगर उसका संगत गलत हो गया, उसका परिवेश, उसका माहौल अगर गलत मिला तो हो सकता है कि वो जो माता पिता के चरित्र को भूल जाए, वो कुछ और करने लगे, ठीक है। तो मेन बात वही है कि जो व्यवहारिक जो मनोवैज्ञानिक है वह क्या बताए, वंशानुक्रम मतलब अनुवांशिकता से अधिक जो है वातावरण को महत्व दिए हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है। आगे जो है एनास्टेसी के अनुसार क्या बताया गया, बोलते हैं पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। पर्यावरण हर एक वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावे उसे प्रभावित करती है, ठीक है। जिस बर्ट क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घिरे हुए तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है उसे वह पर्यावरण होता है। ध्यान रखिए, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घिरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह पर्यावरण होता है। मतलब अगर हमारे चारों ओर बहुत वायु है, जल है, पठार है, पहाड़ है, कोई वस्तु है, समाज है, समाज के लोग हैं, मम्मी पापा है, तो सभी का जो विचार हमको प्रभावित कर रहा है, सभी का गुण हमको आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब हम पर्यावरण वातावरण में है, ठीक। हॉलैंड तथा लसडक क्या बोल रहे हैं, जीवन जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है, और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जा सकता है। हॉलैंड और लसडक क्या बोल रहे हैं, प्राणियों के विकास में परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाहरी समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटनाओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। मतलब किसी भी बच्चा का विकास हो रहा है या कोई भी प्राणी में परिपक्वता आ रहा है, उसके जो नेचर है, प्रकृति है, उसका जो व्यवहार, उसका जो जीवन शैली है, इन सभी को प्रभावित करने वाले जो बाहरी और समस्त परिस्थितियाँ इस घटना के जिम्मेदार होते हैं। मतलब जो भी हमारा व्यवहार, प्रकृति है वो एक पर्यावरण का देन है, वो एक पर्यावरण का कारण है, ठीक है। अगला देखिए आगे क्या बताया गया। तो वो तो पर्यावरण था, अब यह पर्यावरण का प्रभाव।
तो पर्यावरण का प्रभाव क्या क्या है, कहाँ कहाँ पड़ता है उसको देखिए। पर्यावरण का प्रभाव जो है शारीरिक अंतर का प्रभाव, मतलब डायरेक्ट शरीर पर नहीं, लेकिन शरीर में क्या लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं पर्यावरण के, इसको देख लीजिए। बताया गया व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होता है, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के शरीर लंबा एवं गठीला होता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण का तो देन है, ये पर्यावरण का देन है। ठीक है, कि किसी एक अलग क्षेत्र में किसी एक अलग क्षेत्र में जहाँ यहाँ बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र में लोगों का जो कद जो होता है वो लंबा और गठीला होता है। ये पर्यावरण का देन हुआ। आगे है, अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है। देखिए, इस वातावरण में इस पर्यावरण का भी चर्चा है और ये जो माहौल और परिवेश बोल रहे हैं उसका भी चर्चा, दोनों का मिश्रण रूप है यहाँ। ठीक है, तो शारीरिक अंतर हो सकता है पर्यावरण से, शारीरिक अंतर हो सकता है पर्यावरण से। ठीक है, अगला देखिए, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालता है। क्या है, कुछ प्रजातियों में बौद्धिक श्रेष्ठता के कारण वंशानुगत ना होकर के वातावरणीय होता है। ठीक है, वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। ठीक है, प्रजाति श्रेष्ठ का मतलब यही हुआ। उदाहरण स्वरूप देख, उदाहरण में क्या बताया गया, बोलता है यदि एक महान व्यक्ति का पुत्र ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध ना हो तो उसका अपने माता पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो सकता। यही चीज हम बता रहे हैं कि अगर किसी माता पिता का चारित्रिक गुण संतान में है तो ये डिपेंड करता है उसके माहौल पर, उसके वातावरण पर कि कब तक रहेगा। अगर माता पिता का चारित्रिक गुण होने के बाद भी अगर उसका जो माहौल है, उसका जो परिवेश है, संगत वातावरण है, वो उससे उल्टा है तो वो प्रतिकूल असर पड़ेगा, अनुकूल असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पर्यावरण का कमाल है। ठीक है, जो ऐसा होता है। अगला है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, बोलता है व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास देखने को मिलते हैं जिनमें निर्धन परिवारों में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो यही तो है पर्यावरण। निर्धन आदमी भी अगर उसको माहौल अच्छा मिल गया किसी कारण, किसी अन्य स्थान में, तो वो उसका जो अनुवांशिक गुण है उससे वो अलग करने लगेगा। ठीक है, तीसरा है, अगला पॉइंट है न्यूमैन फीमेन। और देखिए, न्यूमैन फीमेन जो है यही बात साबित करने के लिए, कौन सा बात साबित करने के लिए, ध्यान रखें, ये बात साबित करने के लिए कि हमारे पास हमारे आसपास देखने को मिलता है कि निर्धन परिवार में जन्मे बच्चे, ठीक है, निर्धन परिवार में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम और लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं, देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक किए हैं कि साबित करने के लिए 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। उन्होंने एक बच्चे को गांव के फर्म में और दूसरे को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। फर्म का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान, फर्म के बच्चा कैसा था, अशिष्ट था, चिंताग्रस्त था और बुद्धिमान था। इसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट, चिंतामुक्त और अधिक बुद्धिमान था। ध्यान रखें, दोनों बच्चा में बुद्धिमानता थी, बुद्धिमान थे, लेकिन इसमें अधिक बुद्धिमान थी। ठीक है, उसके बाद जो फर्म का बच्चा है वह कैसा था, चिंताग्रस्त था, अशिष्ट था। ठीक है, अशिष्ट मतलब उसका व्यवहार ठीक नहीं था, शिष्टाचार ठीक नहीं था और वह चिंता में रहता था। जबकि वो जो नगर का बच्चा है वह शिष्ट था, लोगों से मिला जुला, तो लोगों को बात करते हुए देखा तो शिष्ट बना, लोगों से हंसा खेला, खेल कूद दौड़ में भाग लिया तो वो चिंता मुक्त रहा। तो ये न्यूमैन फीमेन जो है वो इस बात को साबित कर रहे थे। ठीक है, कि जैसा माहौल मिलता है वैसा ही बच्चा ढल जाता है। अब मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है माहौल का, पर्यावरण का। ठीक है, तो गोडा नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, मानसिक विकास की गति धीमी। क्यों, क्योंकि सांस्कृतिक वातावरण अगर नहीं मिलेगा, सामाजिक वातावरण उसको नहीं मिलेगा तो उसका मानसिक विकास जो होगा वो धीमी हो जाएगा। उसने यह बात, ठीक है, नदियों किनारे रहने वाले बच्चों पर अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभाव से दूर था। अध्ययन में पाया गया कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों की मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। समझ आ रहा है बात, कुछ मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास कैसा होता है, धीमी हो जाता है गति। ठीक है, तो जितना बच्चों के पास सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि जितना ज़्यादा होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जितना अच्छा रहेगा बच्चों के पास, उतना ही उसका विकास का दर जो होगा वो अधिक होगा। और यह बात साबित गॉर्डन जो किए हैं वो नदी के किनारे रहने वाले कुछ बच्चों पर वो साबित किए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का, वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि
एवेरॉन की जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकते हैं। इस बालक के जन्म के बाद ध्यान रखिए, ये उदाहरण बताया गया कि एक बालक का जन्म हुआ और उसको लालन पालन के लिए वो एक भेड़िया उठा, मतलब एक बालक का जन्म होने के साथ बालक को ना जन्म के बाद कोई भेड़िया उठा के लेके चला गया जंगल, और उसका लालन पालन जो है वह जंगली जानवरों के बीच हुआ, जंगल में ही हुआ। अब जंगल में होने के बाद हुआ क्या, कुछ शिकारी जो है 1799 में पकड़ लिया, बच्चा जंगल में था तो शिकारी गया तो बच्चा को पकड़ लिया शिकारी लोग। अब क्या हुआ कि उस समय उसकी आयु लगभग 11 या 12 वर्ष रही होगी, उसकी आकृति पशुओं से हो गई थी, मतलब वो बच्चा जो है वो दोनों पैर से नहीं चल रहा था, वो हाथ और पाँव जैसे जानवर चलता है 4 पैर से, उसी प्रकार आगे का 2 हाथ भी वो आगे का पैर की तरफ से यूज कर रहा था और जानवरों की तरह 2 पैर और जो हमारा पैर है उसको प्रयोग कर रहा था। तो ये माहौल का फर्क है। अगर कोई बच्चा जन्म से जंगल में कोई अगर पशु के पास रह जाए तो वो पशुओं की तरह चलना, पशुओं की तरह खाना, पशुओं की तरह चिल्लाना वो सीख जाएगा। ये माहौल का कमाल है, ये माहौल का मतलब है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव हम ये 4 टॉपिक पढ़े हैं अभी वातावरण के प्रभाव में, ठीक है। तो चारों टॉपिक में क्या है, शारीरिक अंतर पाए जाते हैं। वातावरण का प्रभाव है कि शारीरिक अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। शारीरिक अंतर पाने का मतलब क्या है कि शारीरिक अंतर का मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा समुद्री क्षेत्र के इलाके में है, या तो कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो समुद्री इलाके में है, मतलब पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाके में क्या होता है, पहाड़ी इलाके में जो आदमी का कद होता है वो थोड़ा कम होता है और मैदानी इलाके में आदमी का कद थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये लंबा और कद छोटे का मतलब क्या हुआ, कद छोटा और कद लंबा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ है कि पर्यावरण का प्रभाव है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है, और बालक के बहुमुखी प्रभाव पड़ता है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। किसका, वातावरण का। तो वातावरण में ये 4 टॉपिक कम से कम जाने। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कारक, वातावरण का वातावरण संबंधी कारक। तो वातावरण का कारक क्या है, वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है, ठीक है। यह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। वातावरण बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके जीवन के संपूर्ण भाग पर पड़ता है। शहरी एवं ग्रामीण बालकों के बीच विकास के अंतर के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी कारक पढ़ेंगे। तो कारक में क्या है बताया जा रहा है कि शहरी बालकों की तुलना में ग्रामीण परिवेश के बालकों को सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक विकास में भिन्नता दिखती है। माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुण भी बालक को प्रभावित करते हैं, दोनों मिलाकर ही होता है। पालन पोषण का प्रभाव भी बालकों के शैक्षिक विकास पर पड़ता है, क्योंकि यदि पालन पोषण उचित तरीके से नहीं होगा तो उसके शारीरिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर बालक को ना पालन पोषण के दौरान अगर उचित तरीके से अगर पालन पोषण नहीं होगा तो उसके शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज, पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है, ठीक है। जैसे अभी कहानी बता रहे थे, कहानी में ही था कि अगर कोई बालक को कोई जानवर उठा के ले जाए और अगर वो जंगल में रखे उसको, तो बालक का व्यवहार कैसा होगा, बालक का व्यवहार वही जानवरों की तरह हो जाएगी, ठीक है। ये भी औपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वातावरण से संबंधित कारकों का वर्णन निम्न प्रकार। अब देखिए कारक कौन कौन है वातावरण के, थोड़ा सा पढ़िए। पहला भौतिक कारक, हमारा जो पर्यावरण, जो हमारा हमको जो माहौल मिला, हमको जो पर्यावरण मिला है, इस पर्यावरण में कौन कौन सा कारक शामिल है, ठीक है, उसी को पढ़ना है हमको यहाँ। भौतिक कारक क्या है, इसके अंतर्गत प्रकृति एवं भौतिक परिस्थितियाँ आती हैं। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है, जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता, ठीक है। ठंडे प्रदेशों के व्यक्ति सुंदर और गोरे, सुडौल, ठीक है, सुडौल उसका शरीर होता है, सुडौल, स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं और धैर्य भी उनमें अधिक होती है, जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े अथवा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ध्यान रखिए, भौतिक कारक हो गया, ठीक है। ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण को एकक भौतिक कारक है, ठीक है, एक कारक के रूप में हम लोग पर्यावरण को समझ रहे हैं। तो पहला कारक है भौतिक रूप में, तो भौतिक कारक समझ आया। यह बताने की कोशिश किया जा रहा है इस टॉपिक में कि भौगोलिक परिस्थिति, ठीक है, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आदमियों का जो है वो विकास होता है और उसी के अनुसार उनका प्रकृति बन जाता है। तो क्या यहाँ बताया गया कि जहाँ ठंड प्रदेश होते हैं वहाँ व्यक्ति सुंदर होता है, गोरे होते हैं, सुडौल शरीर होता है, स्वस्थ में बुद्धिमान होते हैं और उनमें धैर्य भी रहती है, जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े, आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ये भौतिक कारक है पर्यावरण का, ठीक है। आगे देखिए, कुछ छपाया है ना, थोड़ा सा स्वेटर गिरा के देख लो कि हेडफोन आया है ना, ठीक है, ठीक, हाँ जाओ, उसी में लगा दिए। दरवाजा लगा दो, थोड़ा सा दरवाजा लगाओ, अरे थोड़ा दरवाजा लगाना रे।
उसको लगा दो। हाँ हल्का, हाँ खाली ऐसे ही ऐसे ही, हाँ छोड़ दो। तो अगला कारक है सामाजिक कारक, ठीक है। और सामाजिक कारक में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण का सामाजिक कारक क्या होता है। तो यहाँ ये बता रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाज, पारस्परिक अंतः क्रिया और संबंध आदि बहुत से तत्व हैं, ठीक है। ये सामाजिक कारक के बहुत सारे तत्व हैं। क्या तत्व हैं? सामाजिक यानी समाज की व्यवस्था, रहन सहन, परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज, ठीक है, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में यानी बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। ये सामाजिक कारक है जो धार्मिक रीति और परंपराएं, रीति रिवाज आदि हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का कहानी है कि धन से केवल सुविधाएं प्राप्त नहीं होती बल्कि इससे पौष्टिक चीजें भी खरीदी जा सकती हैं, ठीक, जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है तथा सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्या आर्थिक कारक? ये आर्थिक कारक ऐसा गुण है कि जिससे पौष्टिक चीजें खरीदी जा रही हैं और साथ में मनुष्य के शरीर विकसित में इसका बहुत बड़ा रोल है आर्थिक कारक का। जितना आर्थिक रूप से लोग संपन्न होंगे उतना ही उनका शारीरिक विकास, ठीक है, और बौद्धिक क्षमता उतना ही जो है। ये सांस्कृतिक कारक है और सांस्कृतिक कारक बता रहा है कि धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास के गहरे स्तर को प्रभावित करती है, ठीक है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार, आचार विचार इत्यादि हमारी संस्कृति के ये भिन्न अंग, हमारे संस्कृति के ये सब अंग हैं, ठीक है। तो जैसा संस्कृति रहेगा, जैसा खान पान रहेगा, हम वैसा ही ढल जाते हैं, ठीक है। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित होता है उनका विकास ठीक ढंग से होता है, लेकिन जहां अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश होता है उस समाज का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। तो समाज का मंद गति और तीव्र गति का आशय यह है कि हमारा बौद्धिक क्षमता पर इसका असर पड़ता है। तो रूढ़िवाद का समावेश होगा समाज में, तो समाज का विकास क्या होगा? मंद हो जाएगा, यानी धीमा हो जाएगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समाहित है, ठीक है, तो विकास ठीक ढंग से हो पाता है, ठीक है। ये सांस्कृतिक कारक है, ठीक है। आगे जो है तो देखिए ये तीन कारक हम लोग पढ़े। हम लोग कितना कारक पढ़े? 3 कारक, वातावरण संबंधित 3 कारक पढ़े, भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या सीखे हम लोग सीखे हैं अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिकता और वातावरण। तो अनुवांशिकता का हम लोग प्रभाव देखें, वातावरण का भी हम लोग प्रभाव देखें और कारक देखें, ठीक है। वातावरण का प्रभाव और कारक। अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर में एमसीक्यू है, तो हमारा ध्येय यह है कि हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसका ना एमसीक्यू आपको बताया जाए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ये तत्काल समझ में आएगा कि ये जो हम जो एमसीक्यू कर रहे हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कितना मिलता जुलता है। और गहरी बात यही है कि जितना आप कॉन्सेप्ट समझ के एमसीक्यू करेंगे उतना ही आपका समझ विकसित होगा और किसी भी स्टेज पर या तो पेडागोजी हो या तो कंटेंट हो आप बेहतर कर सकेंगे। कब? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो हम लोग इससे रिलेटेड इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं, ठीक। प्रश्न है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाला गुण को क्या कहते हैं? अभी बताएं, अनुवांशिक गुण। पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, जब गुणों का हस्तांतरण होता है उसी को अनुवांशिक गुण कहते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। दूसरा है व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये तो अभी पढ़ाई थे थ्योरी में कि माता पिता के माध्यम से पूर्वजों का जो विशेषता प्राप्त हो जाए उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कौन बोले थे? ये वुडवर्थ बोले थे। कौन बोले थे? वुडवर्थ बोले थे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा है एक बालक के शारीरिक गठन, रंग, रूप, आकार, बुद्धि एवं व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है। तो मुख्य भूमिका किसका होता है? वंशानुक्रम का या वातावरण का या दोनों का? तो दोनों का मुख्य भूमिका होता है। तो राइट आंसर कौन होगा? तीसरा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह कथन किनका है? तो यह कथा गॉर्डन का है, ठीक है। यह कथन गॉर्डन का भी तुरंत हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए हैं।
5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बताया जा रहा है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और अंतः क्रिया द्वारा होती है। ठीक है, क्या लिखा, बालक की संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डॉट 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 और अंतः और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस खाली स्थान को भरना है और इस खाली स्थान को भरना है, सृष्टि और अंतः क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो दो टॉपिक यहाँ डालना है, तो दो टॉपिक क्या है, उसके माता पिता का व्यवहार नहीं, उसके भाई बहन के व्यवहार नहीं, उसके शिक्षक का व्यवहार, ये तीनों तो कहीं हम लोग कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़े। अनुवांशिकता और वातावरण, तो व्यवहार की सृष्टि, अनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया द्वारा बालक का संपूर्ण विकास होता है। तो राइट आंसर कौन होगा, चौथा नंबर ऑप्शन। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डॉट 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 से प्राप्त होती हैं उसका विकास में होता है। ठीक है, तो क्या वातावरण और वंशानुक्रम, सॉरी ये जो है वंशानुक्रम और वातावरण, क्या हम लोग इसको टिक करेंगे, वंशानुक्रम। ध्यान रखिए प्रवृत्ति जो होता है ना, आदत जो होता है वह वंशानुक्रम हो जाता है और उसका विकास में सहायक कौन होता है, वातावरण। तो राइट आंसर कौन होगा, दूसरा। तो दूसरा हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। तो बालक के सम्यक विकास मतलब मिडिल क्लास का विकास, ठीक है, बीच का विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग जरूरी है, ठीक है, संयोग जरूरी है। तो उसके वंशानुक्रम और वातावरण का ध्यान रखें, सिर्फ वंशानुक्रम और वातावरण ही आ रहा है जो यानी जो अभी हम लोग टॉपिक में किए हैं इसको। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है इसमें, दूसरा नंबर का। कौन सा, दूसरा नंबर का। तो दूसरा आप लोग ठीक करेंगे। देखिए इसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आइडियल सिटी अकेडमी, उसमें डाला गया है। आप वहां से चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं, तो उसमें जुड़ जाएं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारा हेल्प होगा। ठीक है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा, तो रॉस नाम करके एक मनोवैज्ञानिक है, वह बोला कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो राइट आंसर कौन होगा, दूसरा। प्रश्न संख्या 9, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं का उचित स्थान मिले। ठीक है, दूसरा उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन। तो ये वाला राइट आंसर कौन होगा, पहला, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन होगा, 1। तो 1 में आप टिक करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, 10 क्या बोल रहा है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है। देखिए पेडागोजी टाइप से इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। बोलता है आपकी कक्षा का एक छात्र, ठीक है, अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का रहने वाला है। एक कहाँ का रहने वाला है, अफजल हिमाचल का, और सुदीप कहाँ रहने वाला है, केरल का मूल निवासी। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, मतलब एक केरल का है और एक हिमाचल प्रदेश का है, तो अभी तो तुरंत बताए हैं कि जो ठंड प्रदेश में रहते हैं उनका व्यवहार और उनका बॉडी का आकार क्या होता है, और जो गर्म प्रदेश में रहते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, उनका स्किन कैसा होता है। तो ये अफजल और सुदीप के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, उस प्रभाव को क्या बोलेंगे, वातावरणीय प्रभाव। तो टिक कौन करेंगे, 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव होता है, परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डॉट 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 कहते हैं। क्या पढ़ते हैं, बच्चों का ना परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग पालन पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, पालन पोषण। तो राइट आंसर कौन होगा, 1। ध्यान रखिए ये सब कॉन्सेप्ट अभी तुरंत डील किए हैं, आप थोड़ा रिवीजन कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, परिवेश के प्रभाव मानव के और दोनों चरणों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो परिवेश का प्रभाव मानव के कौन से चरण में महत्वपूर्ण है, तो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, विद्यालय सिस्टम नहीं, तो प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत। तो क्या होगा इसका, प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत। परिवेश का प्रभाव प्रसव के पहले और प्रसव के बाद भी चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हम लोग। अगला प्रश्न बताता है 13 नंबर, बोल रहा है विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है। ठीक है, प्रकृति का, पोषण का, ये भी दोनों का, तो दोनों का। विकास के वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पोषण दोनों का महत्व है, इसलिए आंसर कौन होगा, तीसरा, 1 और 2 दोनों। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। तो कौन सा, गौण, गत्यात्मक, स्थिर और प्राथमिक। तो अनुवांशिकता को ना गौण संरचना माना जाता है। कौन संरचना माना जा रहा है, गौण संरचना। तो राइट आंसर कौन होगा, 1 होगा। गत्यात्मक तो गतिशील, स्थिर का मतलब वो फिक्स वाला, और प्राथमिक तो पहला। तो अनुवांशिकता को गौण संरचना मानते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ठीक है, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति और चिंतन पैटर्न। नहीं, आंखों का रंग, अंधता जो बोल रहे थे ना, आंखों का रंग जो है ये अनुवांशिकता संबंधी कारक है, अनुवांशिकता संबंधी कारक है।
16 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो निम्नलिखित में से शारीरिक गठन, ऐसा पढ़िए, निम्नलिखित में से डॉट के जगह पर शारीरिक गठन, तो निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो शारीरिक गठन इसका राइट आंसर होगा। ये समाप्त होता है। तो इसमें हम लोग MCQ जो है वो 17 क्वेश्चन देखे। तो देखिए 17 क्वेश्चन तो इसमें हम लोग जरूर देखे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न अब और हम लाते रहेंगे, क्योंकि इसमें जितना प्रश्न बनता है वो चैप्टर के हिसाब से था। अब इस प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे थे वो जो टेट में पूछा हुआ था, और कुछ प्रश्न और हैं जिसको हम रिवीजन में लेके आएंगे। अब देखिए बात ऐसा है ना कि ये ऐसा क्लास जो है, ये जो हम क्लास जो डिजाइन किए आपके लिए कि MCQ प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस हो और जल्दी में हो, तुरंत में हो, तो ऐसा इसलिए है ना क्योंकि आप जो है बिना पैसा का, ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकें और आपका जो जेटेट का एग्जाम है वो आप क्रैक कर सकें। मूल बात इसमें यह है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट और MCQ साथ में नहीं करेंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं होना है। तो ज़्यादा लाभ उठाने के लिए आप कॉन्सेप्ट प्लस MCQ आप देखते रहें। हमारा सीरीज डेली का चल रहा है कि MCQ भी आपको दें, और कॉन्सेप्ट प्लस MCQ तो हमारा जो पुराना है वही चलेगा, लेकिन हम आपको ना डेली जो है वो सीरीज दे ही रहे हैं MCQ का, ठीक है। तो दोनों क्लास आप करें। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि अगर आपको लगता है कि लाइव क्लासेस अगर लेना है तो लाइव क्लासेस के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। कम से कम 50-60 बच्चे तो कमेंट्स करें ताकि हम लाइव आ जाएं। तो लाइव का टाइमिंग 7 से 8 बजे रात में करने का मन बनाए हैं। तो आप अगर आप जागरूक हैं, अगर आप समझते हैं कि लाइव क्लास लेना है तो आप कमेंट्स करें, लाइव जरूर आएंगे। धन्यवाद।